आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, और इस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस का पहला स्टेप दैट इज सीव एनालिसिस, उसको समझते हैं। सीव एनालिसिस, इसके बारे में अब बातें करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और गेट में सवाल पूछे जाने की संभावना भी होगी इस टॉपिक में से। तो पहला स्टेप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस का मेरे पास सीव एनालिसिस है। और अब कहीं ना कहीं हम ये बात समझ चुके हैं कि ये जो सीव एनालिसिस हम परफॉर्म करेंगे वो उन पार्टिकल्स के ऊपर में करते हैं जिनका साइज 0.075 mm से बड़ा था, जिन पार्टिकल्स को मैं कोर्स पार्टिकल्स कहता हूं। बोले तो ग्रेवल और सैंड के पार्टिकल्स जो मेरी सॉइल के अंदर में मौजूद हैं, ग्रेवल और सैंड के पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स के लिए मैं करूंगा सीव एनालिसिस कि भैया जो मैं सैंपल उठा के लाया था ना अपने घर के बाहर से, उस सैंपल के अंदर में कितने पार्टिकल्स ग्रेवल के हैं, कितने परसेंटेज पार्टिकल्स सैंड के हैं, वो मुझे कहां से पता चल जाएगा? इस सीव एनालिसिस से। तो सीव एनालिसिस के बारे में मैंने आपसे बोला कि दिस सीव एनालिसिस इज वैलिड फॉर पार्टिकल्स साइज ग्रेटर देन 0.075 mm। बोले तो कोर्स पार्टिकल्स, बोले तो ग्रेवल और सैंड। कि आपके पास जो सॉइल का सैंपल था, उस सैंपल के अंदर में कितने परसेंटेज पार्टिकल्स ग्रेवल के हैं और कितने परसेंटेज पार्टिकल सैंड के हैं, वो मुझे पता चल जाएगा इस सीव एनालिसिस से। आई होप की बात क्लियर हुई होगी। अब सवाल, सर करते कैसे हैं? नामी है सीव एनालिसिस, तो कुछ सीव कंसीडर करूंगा मैं। सीव बोले तो छन्नी, देखे होंगे ना लैब में, घर में भी देखे होंगे, आटा छानने के लिए किचन में यूज होती है। हालांकि उस छन्नी को हम लैब में यूज नहीं करेंगे, हां, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन तो आप उसको समझ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सीव। तो मेरे पास लैब में अलग अलग साइज की सीव अवेलेबल होती हैं। उन सीव को मैं इकट्ठा करूंगा, एक के ऊपर एक रखूंगा, एंड देन उसके ऊपर में मिट्टी डाल के उसको शेक करना है। यही तो करते सीव एनालिसिस में, इसके अलावा थोड़ी कुछ काम है। तो मैंने क्या किया, अलग अलग साइज की सीव ली, मैंने कलेक्ट करी और उन सीव को एक के ऊपर एक रख दिया। वो स्टेप मैं यहां पे लिखूंगा नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूं ये स्टेप लिखने वाली स्टेप नहीं है, ये तो आप जानते हैं। तो मैंने कुछ सीव के सेट लिए, अलग अलग सीव लिए, उनको एक के ऊपर एक इकट्ठा कर दिया, एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया, ऊपर सबसे ऊपर वाली सीव में सैंपल डाल दिया, ऊपर से ढक्कन बंद किया। किस्मत वाले हैं, अगर लैब के अंदर में सीव शेकर है तो सीव शेकर पे रख दिया, मोटर ऑन किया, वो अपने आप ऐसे ऐसे शेक करने लगेगा। नहीं है अगर सीव शेकर लैब में अवेलेबल, तो फिर हाथ से काम करना है। ऊपर नीचे से पूरा सीव का सेट ऐसे हाथ से पकड़िए और जोर जोर से ऐसे हिलाना है, कम से कम 5 से 7 मिनट। उससे क्या होगा जरा देखते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई, ये बेसिक बैकग्राउंड तो क्लियर हो गया। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, और इन बातों को अगर आपने अपने दिमाग में फिट कर लिया तो ये बात कभी भी नहीं भूलेंगे आप। और ये बातें जानना बहुत जरूरी है कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये छोटी छोटी बातें ही जानना जरूरी होती हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही बेसिक बातें आप बता रहे हो, आप तो सीधा तरीका बता दो, फॉर्मूला बता दो, या कुछ ग्राफ वगैरह है तो ग्राफ बता दो, वो भी बताएंगे। लेकिन अगर हम एकदम जीरो लेवल से चलेंगे ना, तो ऊपर तक जब तक हम पहुंचेंगे, टॉप मोस्ट लेवल तक, हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जीरो से लेके टॉप मोस्ट लेवल तक के। चलिए करते क्या है जरा देखेंगे। कुछ सीव ले लूंगा मैं यहां पर कुछ सीव ले लूंगा। तो चलिए मैंने ये कुछ सीव के सेट ले लिए। ये मैं एक साथ डायग्राम बना रहा हूं, जरा देख लीजिएगा। मैंने कुछ ये सीव के सेट ले लिए हैं और सीव को एक के ऊपर एक ऐसे करके रख दिया है। ये कुछ सीव्स हैं जिनको मैं एक के ऊपर एक इस प्रकार से रख दूंगा। शर्त ये होनी चाहिए, सबसे ऊपर में सबसे बड़े साइज की सीव होगी, सबसे नीचे में सबसे छोटे साइज की सीव होगी।
ये तो पता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भैया एक सिंपल सी बात सोचो, अगर सबसे ऊपर में सबसे छोटी साइज की सीव रख दी और मिट्टी डाली उसके ऊपर में, तो वो मिट्टी नीचे तो आ ही नहीं पाएगी। तो आपको करना क्या है, ये सबसे बड़ी साइज की सीव होगी, दिस इज द बिगेस्ट सीव साइज, और सबसे नीचे वाली होगी स्मॉलेस्ट सीव। ये बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट का मतलब ये नहीं है कि इतनी बड़ी छन्नी है और इतनी बड़ी छन्नी है, उस सीव की जो ओपनिंग है ना, जिसमें से मिट्टी पास होके नीचे जाएगी, उसके हिसाब से मैं सीव का साइज रिप्रेजेंट करता हूं। इतनी बड़ी और इतनी छोटी ये वाली सीव की साइज नहीं है। ये सीव ऐसी दिखती है ना, अगर आप देखोगे तो ये सीव है, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा, ये ओपनिंग्स रहती हैं उस सीव के अंदर में। ये मैं उन लोगों के लिए बात बता रहा हूं जो पिछले 2 साल से कॉलेज नहीं जा पाए होंगे और लैब में जाने से वंचित रह गए होंगे, तो उनको बताने के लिए बता दे रहा हूं मैं। सीव कुछ ऐसी दिखती है। घर में छन्नी देखे होंगे यार, चाय छानने की भी एक छोटी सी जो छन्नी होती है वो, या फिर आटा छानने की या कुछ छानने की एक बड़ी सी जो छन्नी होती है वो, यही तो ओपनिंग्स होती है ना ऐसी। तो इन ओपनिंग्स की साइज के हिसाब से मैं सीव का साइज बोलता हूं, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ठीक है भैया। चलिए, तो मैंने ये सीव इकट्ठी कर दी एक के ऊपर एक, सबसे ऊपर में सबसे बड़ी सीव, सबसे नीचे में सबसे छोटी सीव। ऊपर वाली सीव पे सैंपल रख दिया, सैंपल रखने के बाद ऊपर से ढक्कन बंद किया, ये पूरी की पूरी सीव हाथ में उठाई, मान के चल रहा हूं कि सीव शेकर नहीं है लैब में, ये पूरी की पूरी सीव मैंने ऐसे हाथ में उठाई और खतरनाक तरीके से ऐसे शेक करना चालू किया। तो जो मिट्टी थी ना ऊपर वाली सीव में, वो थोड़ी 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 हर सीव पे जाके रुक जाएगी। बस प्रैक्टिकल खत्म, प्रैक्टिकल तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद का एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो ऑब्जर्वेशन हमारे को मिलेगा, जो रिजल्ट्स हमको मिलेंगे, उस रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं है यार, उठा के हिलाना तो है, ठीक है। वो कर दिया हमने। ये जो सीव है कितनी दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7, जरूरी नहीं 7 हो, जितनी ज्यादा सीव होंगी आपके पास उतना ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। जितनी ज्यादा सीव होंगी उतना ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस आपको यहां पर मिलेगा। किस किस साइज की सीव हम यूज कर सकते हैं, मैं कुछ एक सेट ऑफ सीव के आपको साइज बता दे रहा हूं। याद रखने की जरूरत नहीं है उन सीव की साइज को, सिर्फ आपके जनरल कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए बता रहा हूं। यू कैन यूज 100 mm सीव साइज, 80 mm सीव साइज, 20 mm सीव साइज, 10 mm, 4.75 mm, 2 mm, 1 mm, 0.6 mm, 0.425 mm, 0.3 mm, 0.212 mm, 0.0 है ना, 0.150 mm एंड 0.075 mm। ये कुछ स्टैंडर्ड सीव साइज मैंने आपके लिए लिख दी है। ये साइज आपको याद नहीं करना है, पहली बात। ये सिर्फ आपके एक जनरल कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए मैंने बता दिया कि ये कुछ स्टैंडर्ड सीव साइज है जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर दिस सीव एनालिसिस। जितनी ज्यादा सीव होंगी इनमें से, इसके अलावा दूसरी साइज की भी हो सकती है ना, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा सर दूसरी सीव मिल रही थी मैंने नहीं रखी वो क्योंकि आपने लिखवाया ही नहीं था, ऐसा नहीं है। जो साइज की मिल जाए वो रख देना, जितनी ज्यादा मिल जाए उतनी ज्यादा रख देना, बशर्ते सबसे ऊपर में सबसे बड़ी, सबसे नीचे में सबसे छोटी सी। जितनी ज्यादा रहेंगी उतना ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा। इनमें से कोई सीव हो ना हो काम चल जाएगा, लेकिन 0.075 mm की सीव जरूर रखना। फिर से बोल रहा हूं, ये जो मैंने लिखी हुई है कुछ सीव के साइज, इसके अलावा और भी हो सकते हैं सीव के साइज, इनमें से जो मिल जाए वो रखना है। कोई रखो ना रखो,
लेकिन 0.075 mm की सीव होना कंपलसरी है। इसके अलावा इनमें से अगर बीच की 2 सीव गायब भी कर दी चल जाएगा काम, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर 0.075 mm की सीव नहीं रखी तो एनालिसिस थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। याद करें जरा इस टेबल को याद करें तो देखिए ये जो 0.075 mm का साइज मैंने यहां पर लिखा हुआ था, कोर्स पार्टिकल की साइज रेंज 80 mm से 0.075 mm तक जा रही थी और फाइन पार्टिकल की साइज 0.075 से 0.002 mm तक जा रही थी। मतलब 0.075 mm वो साइज था जहां पे कोर्स पार्टिकल की रेंज खत्म होती है और फाइन पार्टिकल्स की रेंज चालू होती है। और याद करिए सीव एनालिसिस में किन पार्टिकल्स के ऊपर में परफॉर्म करता था, कोर्स पार्टिकल्स के ऊपर में। तो भैया 0.075 mm की सीव अगर मेरे पास नहीं होगी तो मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊंगा मेरे सैंपल के अंदर में कोर्स पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स को। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कोई दूसरी सीव अवेलेबल हो ना हो चल जाएगा, लेकिन 0.075 mm की सीव रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस साइज इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कोर्स पार्टिकल्स एंड फाइन पार्टिकल्स। क्योंकि 0.075 mm से नीचे जो पार्टिकल्स पास हो जाएंगे, 0.075 mm की छन्नी से छन के जो पार्टिकल पास हो जाएंगे, क्या मैं बोल सकता हूं वो फाइन पार्टिकल्स होंगे। और उन पार्टिकल्स के ऊपर में मैं आगे जाके लगाऊंगा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। याद करिए, अब मेरे ख्याल से वो बात भी आपको समझ में आई होगी कि मैंने आपसे ये क्यों बोला था कि पहली स्टेप सीव एनालिसिस ही होनी चाहिए, उसके बाद ही सेडिमेंटेशन एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में मैंने ये बात आपको बताई थी कि इन 2 स्टेप्स का ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आई होप कि उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि भैया सीव एनालिसिस से ही तो पता चल रहा है 0.075 mm से बड़े कितने पार्टिकल्स हैं और 0.075 mm से छोटे कितने पार्टिकल्स हैं। जो पार्टिकल 0.075 mm से बड़े थे उनको मैंने कोर्स पार्टिकल का नाम दे दिया था और उनके साथ कर दिया था सीव एनालिसिस। जो पार्टिकल 0.075 mm की छन्नी से छन के बाहर हो गए थे वो रहेंगे मेरे फाइन पार्टिकल्स और उनके ऊपर में मैं लगाऊंगा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो भाई मैंने क्या किया, इनमें से जितनी सीव अवेलेबल थी उन सबको एक के ऊपर एक रखा, सबसे ऊपर में सबसे बड़ी, सबसे नीचे में सबसे छोटी। एक और काम कर दीजिएगा, जो सबसे छोटी सीव रखी है ना आपने, उसके नीचे में ट्रे रख दीजिएगा। क्यों? सबसे छोटी सीव कौन सी होगी, अच्छा बताओ इनमें से? 0.075 mm से छोटी सीव मार्केट में भी नहीं मिलती है। तो क्या मैं ये फिक्स कर दूं कि यहां पर तो 0.075 mm की सीव ही होगी, ये उसके ऊपर में जो जो मिलती जाए सब लगा देना, लेकिन सबसे नीचे वाली सीव 0.075 mm की होनी चाहिए। यहां से डाला आपने सैंपल, ऊपर से किया ढक्कन को बंद, ये पूरा का पूरा सीव का सेट उठाया और ऐसे हिलाया। हर सीव पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जाके रुक जाएगी और कुछ मिट्टी इस 0.075 mm से नीचे जाके ट्रे में इकट्ठी हो जाएगी। जो मिट्टी इस ट्रे में इकट्ठी होगी, क्या मैं बोल सकता हूं वो मिट्टी फाइन पार्टिकल्स वाली होगी? इस मिट्टी के साथ जो इस ट्रे में इकट्ठी हुई होगी, उस मिट्टी के साथ करूंगा मैं आगे जाकर सेडिमेंटेशन एनालिसिस। क्लियर? चलिए, तो ये सीव एनालिसिस करना कैसे है ये तो मैंने आपको बता दिया। आपको उसकी कहानी नहीं लिखनी है कहीं पर भी, वो पता चले स्टेप लिख रहे हैं हम, स्टेप 1 टेक आउट द सैंपल, वे मतलब उसका वेट लीजिए, एंड देन पुट द सैंपल ऑन द टॉप मोस्ट सीव, पुट अप द लिड मतलब ढक्कन बंद किया, देन शेक द सीव, देन ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए ना? बस वही जरूरी है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा कठिन एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। कर दिया मैंने सीव एनालिसिस, हो गया। कुछ कुछ मिट्टी हर सीव पर जाके रुक चुकी है। अब क्या, इसके बाद क्या करना है सर ये भी बताओ।
अभी तो असली कहानी चालू होगी अब, कि यहां पर जो मिट्टी थोड़ी थोड़ी मिट्टी अलग अलग सीव पर जाके रुकी हुई है, उसका एनालिसिस, उस रिजल्ट को मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश करूंगा, उस रिजल्ट को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं मतलब हम जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, वो कितनी मिट्टी रुकी है हर सीव पर, उसके थ्रू कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा। क्या एनालिसिस होगा, क्या रिजल्ट्स हमको मिलेंगे, जरा देखते हैं। तो बात यह हो गई कि ये अलग अलग सीव थी, हर सीव पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जाके रुक चुकी है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक टेबल बनाता हूं आपके लिए कि रिजल्ट्स कैसे इंटरप्रेट किए जाएंगे सीव एनालिसिस के। हमने सीव एनालिसिस परफॉर्म कर लिया, अब रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस का रिजल्ट इंटरप्रेट करना है। तो एक टेबल बना रहा हूं मैं यहां पे, बहुत काम का टेबल है वो। टेबल कुछ ऐसा है, यहां पर मैंने लिखा है साइज, यहां पर मैंने लिखा साइज, ठीक है। साइज के बाद यहां पर लिख रहा हूं वेट रिटेन्ड, समझाऊंगा अभी, ये सारी बातें समझाऊंगा। फिर लिख रहा हूं परसेंटेज वेट रिटेन्ड। सारी बातें समझ से चलना है बेटा, है ना। सबसे पहला है साइज का कॉलम, फिर वेट रिटेन्ड, फिर परसेंटेज वेट रिटेन्ड, फिर नेक्स्ट रहेगा क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड, and the last column will be percentage final। ये टोटल टेबल बनेगा मेरे लिए, ये टोटल टेबल मेरा बनेगा। दैट इज द रिजल्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सीव एनालिसिस। जो सीव एनालिसिस मैंने परफॉर्म कर लिया है, उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है, उसके रिजल्ट को मुझे डिटेल में समझना है, तो उसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा। बहुत आसान है, समझिएगा ध्यान से। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि ये टेबल मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा प्लीज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान भी है, दोनों चीजें हैं। जरा ध्यान से देखें, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे ये बात। मैंने बोला कि जो यहां पर साइज का मतलब क्या, जो अलग अलग सीव यूज करी थे ना मैंने यहां पर, ये इन सीव के साइज मेरे पास होंगे ना, हर सीव पे यहां पर लिखा मिलेगा कि उस सीव का साइज क्या है। तो कौन कौन सी साइजेस मैंने यूज किए हैं, कौन कौन से साइज की सीव यूज करी है मैंने, वो मैं कॉलम नंबर 1 पे लिख देता हूं मेरे लिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं कुछ रैंडम सीव के साइज यहां पर लिख रहा हूं, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू ये पूरा का पूरा टेबल आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, मैंने बोला कि मैंने जो सीव यूज करी हैं वो है आपकी 10 mm की, 4.75 mm की, 2 mm की, 2 mm के बाद कोई सा भी एक ले लीजिए, 0.425 mm एंड 0.075 mm। ऐसी मैंने रैंडम कोई से भी सीव साइज ले लिया। शुरुआत में जो मैंने सैंपल लिया था, सपोज करिए इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल वाज 1 kg, 1000 ग्राम, 1 किलो का मिट्टी का सैंपल उठा के लाया था मैं, और उस 1 किलो के सैंपल को इस ऊपर वाली सीव पे डालने के बाद ढक्कन बंद करके जोर से हिलाया था मैंने इसको। तो उस 1 किलो मिट्टी का कुछ हिस्सा इस सीव पे रुका होगा, कुछ हिस्सा इस सीव पे, कुछ इस पे, कुछ इस पे, कुछ इस पे, कुछ इस पे और कुछ इस पे, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मिट्टी हर सीव पर जाके रुक गई होगी। किस सीव पर कितनी मिट्टी रुकी है ये तो हम पता कर सकते हैं, ये तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है भैया। सीव एनालिसिस परफॉर्म हो गया, इन सीव को अलग अलग किया, पहली वाली सीव उठाई, कितनी मिट्टी थी उसको तराजू पे तौल लिया और यहां पर लिख दिया। वेट रिटेन का मतलब तो वही होता है ना। तो चलिए, मैं बोल रहा हूं कि जो सीव नंबर, जो 10 mm वाली सीव थी, उसमें सपोज करिए 200 ग्राम मिट्टी रुकी। टोटल मिट्टी कितनी ली थी मैंने, 1 किलो।
तो उस 1 किलो में से 200 ग्राम मिट्टी 10 mm की सीव पे रुक गई थी, 100 ग्राम मिट्टी 4.75 mm की सीव पे रुकी थी, 50 ग्राम 2 mm की सीव पे रुकी थी, ऐसी रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, 150 ग्राम 0.425 mm पे रुकी थी, कितना हो गया ये 150, 50, 200, 200, 200, 400 और 500, और 300 ग्राम मिट्टी 0.075 mm पे रुकी थी। टोटल सॉइल कितनी ली थी मैंने? टोटल सॉइल सैंपल जो था मेरे पास वो 1 kg का था। अब आप बोलोगे सर ये तो 800 ग्राम हो रहा है, बाकी कहां गई मिट्टी? भाई 200, 300, 300 और 200 500 और 300 800, सर बाकी 200 की मिट्टी कहां गई? गायब हो गई क्या? नहीं ना, इस 0.075 mm की सीव के नीचे एक ट्रे लगा रखा था, ये वो 200 ग्राम मिट्टी इस ट्रे में जाके इकट्ठी हो गई है, उसके साथ उस 200 ग्राम मिट्टी के साथ मैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस करूंगा, अभी तो यहां पर सीव एनालिसिस होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, परसेंटेज वेट रिटेन निकालना है भैया। क्या मतलब है परसेंटेज वेट रिटेन का? भाई टोटल मिट्टी 1 किलो थी, मतलब 1000 ग्राम, टोटल जो सॉइल मेरे पास थी वो 1000 ग्राम थी, उस 1000 ग्राम में से 200 ग्राम मिट्टी 10 mm की सीव पे रुकी, कितना परसेंट हुआ भैया? 200 ग्राम 1000 ग्राम का कितना परसेंटेज होता है? क्लास 5वीं का मैथ्स, 5वीं कहीं में हो जाता ना ये सब चीजें, 20%। 100 ग्राम मिट्टी 4.75 पे रुकी, 1000 में से 100 ग्राम कितना परसेंट हुआ? 10%। 50 ग्राम मिट्टी आउट ऑफ 1000 कितना परसेंट हुआ? 5%। 150 ग्राम मिट्टी आउट ऑफ 1000 कितना परसेंट हुआ? 15%। और ये हुआ 30%। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब तो हमको पता है भाई, इसका क्यूमुलेटिव कितना होगा? पहले वाले के लिए जो क्यूमुलेटिव होगा वो कितना होगा बताते चले भैया, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना है दिमाग में। कितना होगा क्यूमुलेटिव? तो आपने बोला सर इसका क्यूमुलेटिव तो 20% ही होगा। हाँ, इसका क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा? 20 + 10 दैट इज 30%। इसका क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा? 30 + 5 दैट इज 35%। इसका क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा? 35 + 15 दैट इज 50%। और इसका क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा? 50 + 30 दैट इज 80%। क्यूमुलेटिव ऐसे ही होता है ना भाई। पहले वाले का क्यूमुलेटिव तो 20 हुआ। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है बता देता हूं भैया, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको क्यूमुलेटिव का मतलब नहीं पता हो, सब सुन लीजिए उसको। मान लो ये 10 mm की सीव नहीं होती, मान लो ये 10 mm की सीव नहीं होती, तो इस 10 mm की सीव पे जो 20% पार्टिकल्स रुके थे वो 20% पार्टिकल इस 4.75 पे रुकेंगे ना। फिर भाई जो परसेंटेज ऑफ पार्टिकल 4.75 पे रुक रहे हैं वो तो 4.75 पे रुकेंगे, लेकिन अगर ये 10 mm की सीव नहीं होती तो ये 20% पार्टिकल भी तो यहां आके रुक जाते, तो इसका क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा? 30। अगर ये दोनों सीव नहीं होती 10 और 4.75 की, तो ये 30% पार्टिकल इसके साथ आके रुक जाते, मतलब 35। ये तीनों सीव नहीं होती तो ये 35% पार्टिकल इसके साथ आके रुक जाते, मतलब 50% पार्टिकल। अगर ये सारी सीव नहीं होती तो ये पूरे के पूरे 50% पार्टिकल इसके साथ आके रुक जाते, मतलब 80%। 100% नहीं आ रहा है क्यूमुलेटिव यहां पे। आप में से कईयों को दिमाग चलेगा ये कि सर क्यूमुलेटिव जब हमने पढ़ा था कहीं पर तो यहां पे तो 100% आता था, आपका तो 80 आ रहा है। गलत है सर ये। नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि यहां पर 1000 ग्राम में से सिर्फ मैंने 800 ग्राम एनालिसिस कर रहा हूं, 200 ग्राम मिट्टी तो ट्रे में गई है ना, इसलिए। अब आखिरी टेबल, आखिरी कॉलम, परसेंटेज फाइनर निकालना है भैया। कैसे निकालेंगे परसेंटेज फाइनर? तो आपने कहा कि सर 20% पार्टिकल 10 mm की सीव पे रुक रहे थे, तो कितने परसेंट पार्टिकल फाइनर हो गए? 100 - 20 दैट इज 80%। सर 30% क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन था 4.75 के लिए, तो परसेंटेज फाइनर कितना हो जाएगा? आपने बोला 70%। सर 35% पार्टिकल 2 mm की सीव पे रुक रहे थे,
परसेंटेज पार्टिकल 100 माइनस 35 दैट इज 65%। इसके लिए हो जाएगा 100 माइनस 50 दैट इज 50%। इसके लिए हो जाएगा 100 माइनस 80 दैट इज 20%। ये टेबल समझ में आया कि नहीं आया? ये रैंडम वैल्यूज मैंने ली थी सो दैट आपको ये एनालिसिस समझ में आ जाए। ये पूरा टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये टेबल अगर आपने ड्रॉ कर दिया तो आगे और ज्यादा, अभी खत्म नहीं हुई है कहानी। ये जो मिला है हमको, इससे करना क्या है? बोले सर आपने निकाल तो दिया, इतना बड़ा टेबल बना दिया, लेकिन इससे फायदा क्या है? इससे मिलेगा क्या मुझे? मिलेगा इससे मैं ये बता पाऊंगा कि मेरी सॉइल कैसी है, वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, या फिर कुछ और है। तो फिर आप पूछोगे सर कैसे बता सकते हैं ये कि ये सॉइल वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है कि क्या है? तो मैंने आपसे बोला कि ये जो टेबल आपने बनाया ना, इस टेबल के 2 कॉलम्स में उठाऊंगा और उनके बीच में ड्रॉ करूंगा ग्राफ। अब आप बोलोगे कौन कौन से कॉलम्स उठाओगे सर आप? तो मैंने आपसे बोला ये पहला कॉलम और ये लास्ट कॉलम, 1 2 3 4 5, पांचवा कॉलम। इस पहले कॉलम और पांचवें कॉलम की वैल्यूज के बीच में मैं बनाऊंगा ग्राफ, और उस ग्राफ के नेचर को देख के, उस ग्राफ के शेप को देख के मैं बताऊंगा कि मेरी सॉइल जो थी वो वेल ग्रेडेड थी या फिर पुअरली ग्रेडेड है या फिर कुछ और है। अब दिमाग में एक सवाल स्ट्राइक किया होगा, सर ये वेल ग्रेडेड क्या होता है, पुअरली ग्रेडेड क्या होता है? समझेंगे ना, वही तो समझना है हमको एक्चुअल में यहां पे। तो आई होप कि ये टेबल तो समझ में आ गया होगा। जब आपने सीव एनालिसिस किया, छन्नी को हिलाया मिट्टी सहित, तो आपको ये 2 कॉलम्स मिल चुके होंगे। किस सीव पर कितनी मिट्टी रुकी है ये तो आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके आगे के ये 3 कॉलम्स की कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, उसको कर लेंगे तो ये काम हो जाएगा। अब मुझे कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 5 के बीच में बनाना है एक ग्राफ। वो ग्राफ कैसे बनेगा और उस ग्राफ के रिजल्ट्स, उस ग्राफ से मुझे क्या क्या चीजों का इंटरप्रिटेशन मिल सकता है, इसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन दीज 2 कॉलम्स। पहले कॉलम मतलब साइज और परसेंटेज फाइनर के बीच में ग्राफ कैसे बनाया जाता है, वो ग्राफ देखेंगे, और उस ग्राफ से मैं और क्या चीजों का एनालिसिस कर सकता हूं उसको समझेंगे अगले लेक्चर में। तब तक इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, ये टेबल फिर से देखेंगे, इस टेबल को समझेंगे सो दैट आपको चीजें और क्लैरिफाई होंगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इसके आगे के वर्जन के साथ। थैंक यू।